हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेहद खुशखबरी है आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं सुनते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि श्रेष्ठम विद्यापीठ द्वारा एक कमिटमेंट की गई थी। शुभम अग्रवाल ने कमिटमेंट की थी कि आप सभी के लिए एक प्रहार सीरीज लेकर आऊँगा। तो प्रहार सीरीज का आज से शुभारंभ श्री गणेश हो रहा है और प्रहार सीरीज एक ज़बरदस्त सीरीज होने वाली है यूट्यूब और कंप्यूटर के इतिहास में, जहां आपको मेरा पर्पस प्रहार सीरीज, सबसे पहली बात तो ये है कि एक कंप्यूटर की मैराथन है एक तरीके से, ठीक है, जहां कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ठीक है, लैंग्वेजेस, ठीक है, नेटवर्किंग, सारी चीज़ों को कंप्यूटर को पूरी कंप्यूटर एक मैराथन के रूप में, प्रहार सीरीज के रूप में जो है कंप्लीट कराई जाएगी आप सभी के लिए। और एक ही मोटिव है इसका कि लेट्स क्रैक द एग्जाम। आपको एग्जाम क्रैक करना है। प्रहार सीरीज के बारे में क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा प्रहार सीरीज के बारे में बता दूं कि मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव ये है कि इसमें सारे जो भी और ऑल इंडिया जो भी स्टेट गवर्नमेंट के और इंडिया लेवल के, ठीक है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम लगते हैं सारे आप इसी चैनल से पढ़ पाएँ, देख पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ। प्रहार सीरीज के अंदर मैंने रखा है, सब देखिएगा, प्रहार सीरीज के अंदर रखा है मैंने एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू विद सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, टेस्ट सीरीज तो सभी टीचर्स कराते हैं, ठीक है। मेरा इस टेस्ट सीरीज को एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू का मतलब है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थियोरेटिकल होते हैं जो आपको थ्योरी वे में अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में मजा ना आए और बोर फील हो। तो इसलिए मैंने एक प्रहार सीरीज डिजाइन कराया है जिसके तहत आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन जो नियरेस्ट एग्जाम में हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस रख के एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ। उस सीरीज के अंदर आप लोगों को मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ उस क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सारी चीजें वो आपको मैं कराऊंगा। जैसे आज के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर हिस्ट्री, ठीक है। कंप्यूटर हिस्ट्री अगर मैं आपको नॉर्मली पढ़ाऊँ थियोरेटिकल वे में तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, आप बोर फील करोगे, रटोगे उस चीज को। इसलिए मैंने क्या किया है, कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके आंसर भी करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को मैं अगर आपको क्वेश्चन के तौर पर और उसके आसपास की चीज़ें सारी कवर करा दूं तो आई थिंक आप उस चीज़ को बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रहार सीरीज का मेरा यही मोटिव है। तो कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल लेकर चल रहा हूँ। आज कंप्यूटर हिस्ट्री की 1-2 क्लास जो रहेंगी वो मैं कराऊंगा सारे, ठीक है। इसके अंदर इनपुट, आउटपुट डिवाइस, सारी चीज़ें कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर जो आती होंगी वो आपको क्वेश्चंस के तौर पर मैं कराऊंगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं, विद डिटेल सॉल्यूशन। एक ही मोटिव है, लेट्स क्रैक द एग्जाम। कंप्यूटर हिस्ट्री के बाद, कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद हो सकता है मैं नेटवर्किंग स्टार्ट कर दूं या डीबीएमएस स्टार्ट कर दूं, लैंग्वेजेस स्टार्ट कर दूं। तो इसी तरीके से प्रहार सीरीज एक लंबा सफर है जिसको आपको हमको बहुत अच्छे से तय करना है। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, कंप्यूटर की मैराथन ही आपको जितने नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उतने से उतने नंबर आपको दिलाएगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। सेशन पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, बस ये सारी चीज़ें हमें हौसला देती है आपसे जुड़े रहने का, आपसे बने रहने का। ओके, तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रहार सीरीज जो भी कंप्यूटर की टोटल कंप्यूटर का सॉल्यूशन जो आपको मिलने वाला है, आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं टोटल कंप्यूटर सॉल्यूशन, ठीक है। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी चैनल पर, ठीक है। सारी पीडीएफ जो भी कुछ है सब आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम पर हमारी डेली करंट अफेयर होता है, ठीक है, डेली करंट अफेयर चलता है और क्विजेज रहती हैं, जीके की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारी चीज़ों की क्विजेज चलती है, बेसिक नॉलेज चलते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल भी अपने फायदे के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि हमारा जो मैंने इसके लिए प्रहार सीरीज के लिए डेडिकेटेड स्लोगन रखा है जो आप सभी याद कर लीजिएगा। प्रहार सीरीज जब जब नाम आएगा श्रेष्ठम विद्यापीठ के जरिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है। ये स्लोगन मैंने तैयार किया है, प्रहार करेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, प्रहार करेंगे, वार करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी आए तैयार रहेंगे। बस हाँ, इसी मोटिव के साथ आपको मेरे साथ जुड़ना है कि प्रहार करना है, वार करना है, यानी हर क्वेश्चन को एकदम क्रैक करना है, निकाल देना है। क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको किसी भी एग्जाम का है, आपको हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। अब फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, क्या किस किस एग्जाम को हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं वो देखिएगा।
किसी भी स्टेट का कंप्यूटर टीचर एग्जाम हो, बिहार का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो। कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी में जगह निकली थी 1 साल पहले, जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और भी किसी भी स्टेट या ऑल इंडिया कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम लगता है किसी भी स्टेट के लिए, उसमें काम आएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर राजस्थान में अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, वहाँ ये काम आने वाला है। बिहार में हो रहा है कंप्यूटर टीचर का पेपर, वहाँ काम आने वाला है। केवीएस का एग्जाम होने वाला है, एनवीएस का होने वाला है, नवोदय का, DSSB का भी होने वाला है, इन सब में काम आएगा। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट राजस्थान में हो चुका या फिर किसी और भी स्टेट में होने वाला, वहाँ काम आएगा। सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी अभी राजस्थान की होके गई है, फिर से वापस आने वाली है, वहाँ ये काम आएगा। रेलवे के एग्जाम में काम आएगा, एसएससी के एग्जाम में काम आएगा। स्टेट किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ ये प्रहार सीरीज आपको काम देगी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी आपके दोस्त अदर स्टेट में रहते हैं उन सभी को भी शेयर करना है, अगर आपको खुद को सेशन पसंद आता है तो, ठीक है। कोपा इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी काम देगी और बैंकिंग में भी काम देगी। जैसे अभी बैंकिंग असिस्टेंट कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी ये सीरीज आपको काम देने वाली है। मैंने इसको इसी तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ जहां सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए, बस याद रखना है, प्रहार करेंगे, वार करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी है तैयार रहेंगे। आपके रिलेटिव, ठीक है, आपके रिलेटिव अगर आपके पास आते हैं, पूछते हैं बाबू क्या कर रहे हो, नौकरी लगे कि नहीं लगे, कब तक यूं ही पड़े रहोगे, बिस्तर तोड़ते रहोगे, तो बस उनसे बस एक ही बात कहना है, प्रहार करेंगे, वार करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी हो तैयार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने बताया प्रहार सीरीज क्या है और मैं क्यों इसका इतना एडवर्टाइज में लगा हुआ था, क्योंकि एक ऐसी सीरीज है यूट्यूब पे धमाका मचाने वाली, जहां आपको कंप्यूटर का टोटल सॉल्यूशन मिलने वाला है, टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी कंटिन्यूअस। तो आपको दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे हौसले को बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की प्रहार सीरीज। ओके, देखिए, कंप्यूटर के बारे में बेसिक बहुत नॉर्मल एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर के बारे में वैसे तो सभी को पता है, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब होता है, ठीक है, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करने वाली मशीन, ठीक है। बेसिकली इसका जो ये जो निकल के आया है शब्द, यह है कंप्यूट से, ठीक है। किस शब्द से निकल कर आया है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या मतलब होता है? गणना करना, ठीक है। नो डाउट, कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते आ रहे हैं? गणना करने के लिए, कैलकुलेटिंग डिवाइस के यूज में रूप में शुरू से यूज होता आ रहा है। और आज भी कैलकुलेशन जो भी कुछ इंटरनली हो रहा है, आप कुछ भी सेंसर्स हो, ठीक है, या फिर कहीं भी यूज हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन लाइन में, एजुकेशन लाइन में हो रहा हो, स्कूल्स में हो रहा हो, हॉस्पिटल्स में हो रहा हो, सभी में इंटरनली चल तो एक कैलकुलेशन ही रही है। चाहे आप इसे एज ए सेंसर यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक डेटा रखने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, इंटरनली सारी चीजें क्या कर रही है? गणना कर रही है, ठीक है। तो इसका क्या है? कंप्यूट, गणना करना इसका मतलब था, ओके। और कंप्यूटर क्या है? बेसिकली ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। बहुत काफी मतलब 1940-42 के आसपास से ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का अप्रॉक्स आना शुरू हुआ था, ठीक है ना। 40-42 के समथिंग में, 1940 के समथिंग में कंप्यूटर की पहली जनरेशन का आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कंप्यूटर के आज जो यूज हो रहा है, आज हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। चाहे आप पढ़ने में यूज ले रहे हैं, एजुकेशन लाइन में यूज हो रहा है, डेटा रखने के लिए यूज हो रहा है, बड़े बड़े आज सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं, हर चीज कंप्यूटर हो चुके हैं। आपके हाथ में आज जो टच मोबाइल लगा हुआ है वो भी एक तरीके की कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। तो हर चीज आज हमारी कंप्यूटर पे मूव हो चुके हैं, उसके बिना हमारा जीवन ही मान लीजिए अधूरा है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन की आपको जिसमें कुछ भी डालिए, आपको सीधा सीधा 2+3 करना है, आप 2+3 करिए, विद इन अ सेकंड से भी कम टाइम है वो आपको 5 कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आपने कोई त्रुटि नहीं की है, मशीन आप एकदम काम कर रही है, तो आपका कंप्यूटर आपको परफेक्ट आंसर देगा, यानी कि अपनी कैलकुलेशन में ये परफेक्ट है, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन में कैसा है? परफेक्ट है। तो जब कंप्यूटर की बात चल रही है, तो कंप्यूटर में तमाम चीज़ हमको पढ़नी होंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना होगा, मेमोरी के बारे में पढ़ना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज है, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर के पास खुद की लैंग्वेज है, अपनी खुद की लैंग्वेज रखता है कंप्यूटर, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं,
राइट। जिसे हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर अपनी खुद की एक लैंग्वेज रखता है, ठीक है। तो कंप्यूटर, जब हमको इतना सब कुछ पढ़ना है तो पेपर में कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन कभी ना कभी कंप्यूटर हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास हमें पता होना चाहिए कि आज हम लोग सीपीयू, आज हम लोग आईसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें है ना, प्रोसेसर आज काफी फास्ट प्रोसेसर आ चुके हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। पहले के टाइम पे क्या यूज हो रहा था, कैसे यूज हो रहा था, आज हम कौन सी जनरेशन में जी रहे हैं। आज सुपर कंप्यूटर और एआई का जमाना हो चुका है, ठीक है। हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर को एक, अभी एआई को अगर मैं हटा दूं तो कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है, ठीक है। क्या है, एक कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब मशीन है। डम्ब मशीन मतलब उसके पास कुछ भी पावर लेने की क्षमता नहीं है, आप जैसा इनपुट दोगे वो वैसा ही आउटपुट देगी, ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं एआई को लेकर, ठीक है, एआई को लेकर, एआई का मतलब होता है कि नाउ मशीन टेकिंग सेल्फ डिसीजन, यानी कि मशीन अब खुद से डिसीजन ले रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कंप्यूटर के अंदर बुद्धि, ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि जो है उसके अंदर विकसित की जा रही है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के बारे में छोटी बात है, छोटी मोटी बात है जो नॉर्मली सभी को पता है। बस मैंने एक स्टार्ट के शुरू करने के तौर पर आपको सारी चीज़ें बताई है, एक थोड़ा माहौल बने इस चीज़ का। ओके, सेशन पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें और अच्छे से आपके साथ, आपके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल, देखिए टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मैंने यही लगवा दिया है। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक ये रहा, तो आप इससे जाकर कर सकते हैं। याद रखिए श्रेष्ठम विद्यापीठ, स्पेलिंग बिल्कुल आपको करेक्ट डालना है और तीनों वर्ड्स के बीच में आपको गैप स्पेस रखना है, सिंगल स्पेस। ओके, तो चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब कंप्यूटर की कौन कौन से, भाई कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर भी थे, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, अब हम अपने हाथ में मोबाइलों को रख के बैठे हुए हैं। तो यानी कि कंप्यूटर के नए नए मॉडल्स, नई नई चिप, यानी कि धीरे धीरे कंप्यूटर की स्पीड, पावर, मेमोरी को बढ़ाया गया, लेकिन उनकी जो हार्डवेयर है उसको बहुत स्मॉल साइज में कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था 1940-42 की मैं बात करूं तो सबसे पहले कंप्यूटर ऐसे थे, ठीक है। एक पूरे कमरे को बड़े आकार में रखते थे, ठीक है, कमरे के आकार की जगह में उसे रखा जाता था और स्पीड बहुत स्लो होती थी, मेमोरी बहुत कम होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे हुए, ठीक है। फिर और जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, तो स्पीड बढ़ने लगी, मेमोरी की क्षमता बढ़ने लगी, साइज छोटे होने लगे। फिर इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर इस तरीके से मॉडल हुआ, फिर इस तरीके से हार्डवेयर आने लगा, ठीक है, फिर इस तरीके से हार्डवेयर। तो तमाम रिसर्च डेवलपमेंट होते होते चीज़ें इस तरीके से होने लगी, ठीक है। तो कंप्यूटर की तमाम स्ट्रक्चर्स आपने देखे। तो आज के टाइम पर इतना सा, ठीक है, इतना सा डिवाइस आपके पास है एंड्रॉयड मोबाइल के रूप में, टच के रूप में, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो है कमाल है आगे आगे जनरेशन का। तो शुरू करते हैं अब कहानी को। आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने बता दी कि कंप्यूटर आज किस तरीके से हो चुके हैं, सीपीयू वगैरह प्रोसेसिंग फास्ट हो चुकी है, आप एक संग कई सारे पैरेलल काम कर रहे हैं, कंप्यूटर खुद का डिसीजन भी ले रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अब होने लगी। ओके, तो चलिए, ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी और अब इस बेसिक चीज़ के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ, अच्छे से निकाल पाएँ। बस सब्सक्राइब कर देना है, फॉलो कर लेना है आपको टेलीग्राम पर क्विज़ेज़ वगैरह के लिए। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, चीज़ें समझ में आती तो जरूर लाइक करके अपना प्यार दिखाना है आपको, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गणना करने के काम में आती है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व, ठीक है, वेरियस प्रॉब्लम शो द स्पेशलिटी ऑफ द कंप्यूटर, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर को दर्शाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने बताया कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये बात हो गई, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बता दी कि डम्ब डिवाइस है, इसके अंदर क्षमता नहीं है। एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई को आप मत लेके चलिएगा, ये हम बात चल रहे हैं कंप्यूटर हिस्ट्री को लेकर। तो एआई से पहले तक कंप्यूटर एक डम्ब मशीन रहा था, आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट लाकर देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषता के अंदर क्या क्या था, कंप्यूटर था रिलायबल। कैसा था कंप्यूटर?
कंप्यूटर था रिलायबल यानी कि विश्वसनीय। विश्वसनीय। थोड़ा साफ लिख देता हूँ और ओकेगा, ठीक है। कंप्यूटर कैसा था? रिलायबिलिटी, ठीक है, विश्वसनीय। ओके, विश्वसनीय। कंप्यूटर पे हम विश्वास कर सकते हैं, ये कभी भी विफल नहीं होता था। हम जैसा आउटपुट इनपुट दे रहे हैं वैसा आंख मीच कर, अगर आपने 2+2 अगर आप इसमें ऐड करने के लिए दे दिया है तो ये 2+2 का परफेक्ट आंसर देगा, यानी कि आंख मीच कर आप इस पर आंख बंद कर आप इसमें विश्वास कर सकते थे कि अगर हमने आउटपुट सही दिया, इनपुट सही दिया और हमारी मशीन परफेक्ट काम कर रही है तो ये हमें आउटपुट भी परफेक्ट देगा, ठीक है। ये कभी भी इस अनसक्सेस नहीं होगा। ये कंप्यूटर की विश्वसनीयता है, ये लोग आप सभी भी जानते हैं। मशीन एरर ना हो और ह्यूमन एरर ना हो तो रिलायबिलिटी के साथ कंप्यूटर हमारे बहुत यूज में आता है, ठीक है। दूसरा ऑटोमेटिक होता है। आपने एक बार फीड कर दिया, ठीक है, आपने एक बार फीड कर दिया कुछ भी, ठीक है, आपने एक बार कोई कैलकुलेशन करने के लिए डाल दी, ठीक है, या फिर आपने कुछ और काम किया, ओके, तो ये उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। क्या करता है? ऑटोमेटिक प्रोसेस करना है। बस आपको इनपुट देना है। 2+3 जोड़ने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको 2+3 आपको उसमें डालना है। कैलकुलेशन का काम इसका है, ये किस तरीके से कैलकुलेशन का काम करता है अपनी मशीन लैंग्वेज के जरिए, वो इसका काम है, आपका काम नहीं है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता हो गई कि रिलायबल होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन शुरुआत कंप्यूटर हिस्ट्री की हम इसी तरीके से करेंगे ताकि जो लोग थोड़ा भी अगर फेमिलियर नहीं है इस चीज़ से तो वो जान जाए। दूसरी बात है डिलीजेंस, ठीक है, यानी कि कर्मठता। कर्मठता का मतलब है कि ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। मशीन नॉन स्टॉप काम कर सकती है, आदमी थक सकता है लेकिन मशीन नहीं थकता। इसी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीन कभी थकती नहीं है। वो कर्मठ होती है, वो निरंतर काम करने का साहस रखती है। आप उसे कितने भी टाइम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, आप देखते हैं टीचर 6-6, 7-7 घंटे, 12-12 घंटे की एक ही बोर्ड पे मैराथन लेने लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कंप्यूटर की विशेषता है कि भैया कर्मठ है, ये कभी थकेगा नहीं। ये कह रहा है भैया हमें आप कितना भी काम करवा लो हम नहीं थकेंगे, बस शर्त है अगर आप चाहते हैं हमसे कि हम आपको आउटपुट सही दें तो आपको इनपुट भी सही देना पड़ेगा। वो फिर आप हम पर छोड़ दीजिए कि हम आपको आउटपुट परफेक्ट देंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्यूरेसी की बात अगर मैं करूं तो एक्यूरेसी वही उसी में आ जाता है, ठीक है, कि अगर आपने एरर नहीं दी है इनपुट के अंदर तो ये भी आपको एरर नहीं देगा, आपको परफेक्ट आउटपुट ये देगा, ठीक है। स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। स्टोरेज करने की भंडारण क्षमता होती है, ओके। दूसरी बात वर्सैलिटी वर्सैलिटी मतलब क्या होता है? बहुमुखी, यानी कि विभिन्न तरीके से काम करने वाला, ठीक है। क्या होता है? विभिन्न तरीके से काम करने वाला, बहुमुखी। इसका मतलब ये है जैसे कि कंप्यूटर को आज कहाँ हम यूज में ले रहे हैं? हम कंप्यूटर को एजुकेशन के लिए भी यूज में ले रहे हैं, हम कंप्यूटर को हॉस्पिटल्स में भी यूज में ले रहे हैं, और कहाँ कंप्यूटर के यूज में ले रहे हैं? बैंक में यूज में ले रहे हैं, ऑफिस में यूज में ले रहे हैं। तो कंप्यूटर का यूज काफी सारी जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो हर क्षेत्र में, अरे आप एजुकेशन, हॉस्पिटल, बैंक, ऑफिस छोड़िए, आप घर बैठे बैठे भी कंप्यूटर्स को विभिन्न तरीके से यूज में ले रहे हैं। कोई गेमिंग खेलने के यूज में ले रहा है, कोई मूवी देखने के काम में ले रहा है, कोई कोडिंग करने के लिए काम में ले रहा है, कोई और किसी तरीके से काम में ले रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में बिलिंग जो सारी हो रही है सारी कंप्यूटर के जरिए हो रही है, बैंकिंग में सारा कंप्यूटर के जरिए काम हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेटा रखने के लिए, स्टूडेंट्स का डेटा रखने के लिए, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का डेटा रखने, सारी चीज़ों में आज हम एक वर्सेटिलिटी के साथ कंप्यूटर यूज में आ रहा है, ओके। तो ये आपको पता चल गया, ये सारी चीज आपको पता चल गई, ओके। ये कंप्यूटर की विशेषता हुई, इंपॉर्टेंट जो है इसके फीचर्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया डम्ब डिवाइस है। ये आपको जरूर याद रखना है कि कैसी डिवाइस है। एक सेकेंड, आई थिंक ये पेन काम नहीं करेगा प्रॉपर। चलिए ठीक है, इसी को ओके। डम डिवाइस है यानी कि आईक्यू लेवल क्या है,
ये स्टार मार्क, ठीक है। क्या याद रखना है कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या है, एकदम से 0 है। ओके, कंप्यूटर के अंदर कोई भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, सारी चीजें आपको ही मैनेज, सारी आउटपुट इसे मैनेज करना है, लेकिन आप इसको जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आपके लिए देता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहला। विभिन्न समस्याओं द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स शो द स्पेशलिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर की दर्शाता है। परिशुद्धता नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता, कोई भी इसका आंसर नहीं है। यानी कि डिफरेंट विभिन्न विभिन्न तरह के वर्सेटाइल काम करने के लिए किसको यूज में लिया जाता है, वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेरियस प्रॉब्लम जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बैंक की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी। ओके, समझ में आया आपको, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें लग रहा है कि आपको समझ में आ रही हैं, तो बस जुड़ जाइए मेरे संग और इस प्रयास सीरीज को सक्सेस बनाइए और अपना गवर्नमेंट एग्जाम, जो गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका सपना है, उसे साकार करिएगा श्रेष्ठम विद्यापीठ के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ओके, कौन सी है, मैंने आपको बताया, रिलायबिलिटी भी है, ठीक है, यूनिवर्सैलिटी है, डिलीजेंस है, ये सारी कंप्यूटर की विशेषता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। कंप्यूटर इनपुटिंग करता है भाई। प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, बिल्कुल होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग करता है, देखते हैं। कंट्रोलिंग करता है, बिल्कुल कंट्रोलिंग करता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। मैंने अभी अभी बताया एक डम्ब डिवाइस है, IQ कितना है इसका, 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस आप जैसा दोगे वह वैसा करके दे देगा, वो अपना दिमाग नहीं यूज करेगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ability to perform errorless calculation refers to the property of a computer, ठीक है। वो कह रहा है कंप्यूटर एररलेस कैलकुलेशन करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाता है। मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर त्रुटि नहीं देगा, कंप्यूटर एरर नहीं देगा अगर आपने इनपुट दिया हो। लेकिन ठीक है, अगर आपने इनपुट करेक्ट दिया है, मान लीजिए आपको 2 + 3 जोड़ना है, आपने 2 दिया, ऐड दिया, 3 दिया, तो वो आपको 5 ही कैलकुलेट करके देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको 6 कैलकुलेट कर देगा। बस शर्त है कि ह्यूमन एरर ना हो और मशीन एरर ना हो, ये दोनों एरर ना हो, तो वो आपको एररलेस कैलकुलेशन करके देगा। और कंप्यूटर का यह गुण क्या कहलाता है, एक्यूरेसी, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होता है, विस्तार तरीके से, ठीक है। स्पीड, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्यूरेसी हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड का मापन होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड का मापन होता है। इसकी देखिए, इसमें मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की अगर प्रोसेसिंग चिप की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम प्रोसेसर चिप की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर की अगर प्रोसेसर चिप की बात करें, इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी स्पीड की अगर हमको बात करनी है, तो इसकी स्पीड को जो मापा जाता है, वो मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है। किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में नापा जाता है। पहले मेगा हर्ट्ज थी, ठीक है, अब गीगा हर्ट्ज तक इसकी स्पीड को माप लिया जाता है। यानी कि प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो गई है कि अब गीगा हर्ट्ज में ये नापी जाने लगी है। अगर हम ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड की बात करें, ठीक है, अगर हम ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड की बात करें, तो इसको मापा जाता है MIPS में। किस में मापा जाता है, MIPS में। एक सेकेंड, डार्क नहीं है क्या, रेड, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यानी कि आप देखिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये
कंप्यूटर की अगर आपको स्पीड नापनी है कि कंप्यूटर कौन सा, अगर आप कंप्यूटर परचेस करने जा रहे हो और आप देखना चाह रहे हो कि कंप्यूटर कौन सा लेना है, तो आप देखिए कंप्यूटर की स्पीड क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को, ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर ये काम करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, MIPS, जिसका आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। अगर प्रोसेसिंग चिप की बात करें तो हमको हर्ट्ज में इसकी नापी जा रही है, और अभी हम ले रहे हैं गीगा हर्ट्ज को, लेकिन अब मापन कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड सिस्टम की बात करें तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका आंसर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट हो गई है कि आप मतलब आप जानते हैं, मतलब सेकंड से भी कम में ये हमको आउटपुट लाकर देती है। ठीक है, सेंसर्स, आज कंप्यूटर की मदद से सेंसर सारी चीजें, आप देखिए आप ऑनलाइन पेमेंट करें तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, तो सारी चीजें, ये सारी कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड का कमाल है, गणना करने की उसकी जो स्पीड है उसका कमाल है, प्रोसेसिंग स्पीड का कमाल है ये सारी। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें तो बात आती है प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही कंप्यूटर मजेदारी से काम करता है। आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने कंप्यूटर लिया है खुद से। ओके, चलिए, आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी जनरेशन ज्ञात है। ठीक है, अब आता है मजेदार टॉपिक, कंप्यूटर हिस्ट्री कि आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी जनरेशन ज्ञात है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की। देखिए आज तक की बात करें, ठीक है, आज तक अगर हम कंप्यूटर की कुल जनरेशन की बात करें तो सीधा सीधा इसका आंसर अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन हमें ज्ञात है। ठीक है, कब से कब तक जनरेशन में क्या हुआ वो सारी हम बातें करेंगे। कंप्यूटर की अगर आपसे पूछे आज तक की डेट में मैं बात कर रहा हूँ 2022 जो चल रहा है, कंप्यूटर की आज तक की डेट में 5 जनरेशन है। ठीक है, चाहे उसमें सुपर कंप्यूटर आ रहा हो, ठीक है, AI आ रहा हो, तो वो सब कुछ किसके अंदर आता है, 5th जनरेशन के अंदर आता है। ओके, चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन का कालक्रम था। कहानी देखिए, मैंने कहा कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, तो पांचों जनरेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा। पांचों जनरेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स थे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की जनरेशन का कालखंड को लेके, कालक्रम को लेके। ठीक है, कौन सा, जैसे हमारे सेकंड जनरेशन, तो इसकी टाइमिंग क्या रही, जैसे इस क्वेश्चन पूछ लिया फर्स्ट जनरेशन का कालक्रम क्या था, इसकी टाइमिंग क्या थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है, उस टाइम के, ठीक है, जिस टाइम पे जो कंप्यूटर था उसके कंपोनेंट क्या था, कोई स्पेशल कंपोनेंट क्या था, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मोस्टली ये दो तरीके से कंपोनेंट से लेकर कालक्रम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट जो आता है कंपोनेंट को लेकर आता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अब बता देता हूं एक बार, पेज लिए हैं, 2 पेज है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो कहानी को, है ना, देखिएगा मैं बात करूंगा कंप्यूटर की पहली जनरेशन की। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर पहली जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन मानी जाती है 1942 से 1955 तक, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है। इसके बाद जब जो भी क्लास में पूरी कर लूंगा, जैसे मान ली कंप्यूटर हिस्ट्री पूरी हो गई या कुछ और इनपुटिंग आउटपुट डिवाइस पूरे हो गए, तो जैसे इधर तो नहीं लेकिन नेटवर्किंग में, DBMS में, बहुत सारी चीज़ों में ऐसी जगह काम, कुछ ऐसी ट्रिक्स काम आती हैं जहां आप, मुझे लगेगा कि मुझे आपको ट्रिक्स से उन चीज़ों को याद करा देना है। तो जैसे ही कोई चैप्टर पूरा खत्म होगा उसके बाद उसकी सारी को ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1942 से 1955 तक, 1942 से 1955 तक इसका कालक्रम माना जाता है किसका, फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो अगर आपको क्या करना है, एक जनरेशन तो आपको याद करनी है कि 1942 से 1955 तक, ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप दूसरी जनरेशन पर आओगे तो जब ये 1955 तक चली तो आगे वाली कब तक चली, 1955 से लेकर 1964 तक। ओके, थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जनरेशन कब से कब तक रही, जब ये 1964 पर खत्म हुई तो थर्ड जनरेशन को आप 1964 से चालू कर देंगे, 1964 से लेकर 1975 तक।
ठीक है, 1975। ओके, जब ये 1975 पे खत्म हुआ, ठीक है, थर्ड जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन को आप वहीं से चालू करेंगे और फोर्थ जनरेशन में आप लिखेंगे 1975 टू 1989। ओके, और फिफ्थ जनरेशन जो आज तक चली आ रही है, ठीक है, 1989 टू टिल डेट। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फर्स्ट जनरेशन 1942 1955 तक तो आपको याद कर लेना है आंख मीच कर, ठीक है। उसके बाद देखिए 1942 से 1955 तक, फिर 1955 से 1964, फिर 1964 से 1975, फिर 1975 से 1989 और 1989 से टिल डेट तक ये सारी चीजें जो है आज तक सब सुपर कंप्यूटर की डेट तक हम पांचवी जनरेशन में ही काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं फर्स्ट जनरेशन को लेकर, ठीक है। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट जनरेशन को लेकर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया 1942 से 1955 तक। 1955 पर ये खत्म हो रहा है, तो अगला कब से चालू होगा? 1955 से 1964 तक, ठीक है। 1942 से 1955 तक, ठीक है। इसका अगर आपको कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट की बात करें, इसमें जो कंपोनेंट आपको याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, और पंच कार्ड, दो आपको याद रखने हैं, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। ये दो जो है मेन इसके उपकरण थे जो काम में आए थे। वैक्यूम ट्यूब किस काम में आया था और पंच कार्ड किस काम में आया था, ये हम आगे बात करेंगे। कंपोनेंट में दो फर्स्ट जनरेशन के दो कंपोनेंट थे, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफी बड़े थे। जब मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, ठीक है, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी शुरू में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे हुआ करते थे, आप देख लीजिए, ऐसे हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। एक बड़े हॉल के समान बड़े हॉल, ठीक है। इस जो कैपेसिटी थी बहुत कम थी, स्पीड थी बहुत कम थी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऐसे हुआ करते थे। ओके, कंपोनेंट की बात करें, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। अब इसके देखिए एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को लेके अभी लास्ट जो कंप्यूटर निदेशक का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी पूछ लिया गया था। राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को लेकर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, फुल फॉर्म इनकी बाद में लिख दूंगा, ENIAC, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए भाई, क्योंकि फुल इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है, कंप्यूटर का। और दूसरा था यूनिवैक, ठीक है, IBM 701, IBM 101, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, आपको ये याद कर लेना। थोड़ा और साफ लिख दूं भाई, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा और इसको साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, ENIAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 101, ठीक है, EDVAC और EDSAC, ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और जिसके अंदर ये जो वाला है ये इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, बस आपको कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में इतनी ही चीज याद रखनी है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, इसमें पंच कार्ड का यूज हुआ था, पंच कार्ड का यूज हुआ था इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। तो पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज में आई थी, इसे होलोरेथ कार्ड भी कहते हैं, वो सब आगे आप जानेंगे। तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के लिए आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको याद रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के यूज हुए, ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी और साइज स्मॉल हुई, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ी, थोड़ी सी स्टोरेज की बढ़ी। ओके, थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में क्या किया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यानी कि IC का यूज होने लगा। फिर उसके बाद से जैसे
और फोर्थ जनरेशन में यूज आता है, फोर्थ जनरेशन में यूज आता है, फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगा, वो यूज होने लगा VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में जो यूज होने लगा, जो आज तक यूज होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंपोनेंट्स के यूज होने लगे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब और पंचे कार्ड यूज आने लगा। सेकंड जनरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होने लगे और आईसीज में ही डेवलपमेंट कर करके आज हम देख लेते हैं, एक छोटी सी सर्किट आती है आईसी, कितना काम होता है उसका, ठीक है। फिर आया फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल, और फिफ्थ जनरेशन में है अल्ट्रा लार्ज स्केल, जो आज तक भी बना हुआ है, ठीक है। अगला जो हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के विकास क्रम में फर्स्ट जनरेशन का कंपोनेंट था। मैंने आपको बताया पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंपोनेंट, एक प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट के लिए, और एक स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए यूज था मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है। एक कंप्यूटर के विकास क्रम में फर्स्ट जनरेशन का कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर कब यूज आया? सेकंड जनरेशन में आया। थर्ड जनरेशन में कौन यूज आया? आईसी का यूज आया। और VLSI कौन सी जनरेशन में यूज आया? फोर्थ जनरेशन में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पंच कार्ड। ओके, पंच कार्ड का यूज, पंच कार्ड देखो ऐसा दिखता था, इस पंच कार्ड का यूज, ठीक है, पंच कार्ड का यूज हम लोग करते थे फर्स्ट जनरेशन में। मतलब हम लोग क्या, मतलब फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था पंच कार्ड एज ए इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था 24/12/2019 को। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर, तो एक प्रोसेसर है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर का टाइप है। ENIAC और यूनिवैक, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो दो हैं, ये दोनों ही इसके आंसर हैं। ENIAC और यूनिवैक दोनों ही इसके आंसर रहेंगे। ENIAC को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ENIAC का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर है, और यूनिवैक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन और है, उसके अंदर मैं इन सबकी फुल फॉर्म रख लूंगा। यूनिवैक और ENIAC को तो आप दिमाग में रट लो, एक आध नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। ओके, चलिए निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? मैंने आपको जो एग्जांपल्स लिखाए थे उनके अंदर मैंने ENIAC भी बताया था, PDP भी बताया था, यूनिवैक बताया था, और IBM 701 बताया था, IBM 101 भी बताया था, एडसेक बताया था, एडवैक बताया था, ठीक है। PDP 2 अगली जनरेशन का है, अगली जनरेशन का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? PDP 2 होगा, ठीक है। अब ENIAC के बारे में, ENIAC की फुल फॉर्म मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको सीधी सीधी याद रखनी है, यूनी आई वी से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। IBM 701, IBM, और बाकी की भी मैं आपको यही लिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। IBM 701, IBM 101 ये तो आपको याद रख लेना है। IBM जब फर्स्ट जनरेशन की बात हो तो IBM का 101 और 701 एक एक, ठीक है, दोनों के पास एक एक है, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी है एडसेक, इसका है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर, ठीक है, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक ओके, और दूसरा है एडवैक,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट। एड सैक में डी का मतलब है डिले और यहाँ पर डी का मतलब है एड वैक में डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ENIAC ये स्टार मार्क कर लीजिए और यूनिवैक को भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये तो आपके पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अरे 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 रुकिए 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 भाई, सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना है, लाइक हिट करना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था? तो मैंने आपको दो चीज बताई। ठीक है, तीन कंपोनेंट बताया, मैग्नेटिक ड्रम, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या यूज आता था? क्या आता था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज आता था? आईसी। फिफ्थ जनरेशन में क्या आता था? ULSI। फर्स्ट जनरेशन में ही फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का यूज आता था, तो फर्स्ट जनरेशन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 12th, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, VLSI कब यूज आता था? सॉरी, इसको ऐसे नहीं, VLSI कब यूज आता था? VLSI यूज आने लगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। मर्क्यूरी कुछ नहीं है। आईसी के यूज आती थी थर्ड जनरेशन के अंदर, आईसी यूज आती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज आता था? वैक्यूम ट्यूब यूज आता था। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 2018 में यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में, फिर यूपी PCL 2018 में, SSC CHSL 2017 में और 2016 में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू गिव इनपुट टू कंप्यूटर इन द फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन में इनपुट देने के लिए क्या यूज आता था? जब से स्टार्ट कराया है तब से 1000 बार चीख कर बता दिया है इस चीज को तो मैंने। कीबोर्ड और माउस तो आजकल यूज आने लगे हैं, तो इसका आंसर क्या है? पंच कार्ड की यूज आता था। पंच कार्ड कैसा दिखता है ये भी आपके लिए मैंने बता दिया है। ओके, चलिए 14 पर आते हैं। पंच कार्ड को और किस नाम से जानता था? मैंने बताया पंच कार्ड को हॉलीरोथ, जो इसको यूज में लेकर आए थे, जो पहचान में लेकर आए थे, वो थे वैज्ञानिक हॉलीरोथ, तो इनके ही नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या है? पंच कार्ड को हॉलीरोथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। पंच कार्ड के आविष्कार, देखो क्वेश्चन आ भी गया आपके सामने यहाँ पर, हरमन होलीरिथ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक ड्रम का यूज कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के लिए किसके लिए किया जाता था? आज, ठीक है, आज तमाम 3 डिस्क का, ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लैश डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पेन ड्राइव, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए यूज में आ रही हैं। सॉरी, मेन हार्ड डिस्क का यूज जो है आज कंप्यूटर में किया जा रहा है। पेन ड्राइव तो एक सेल्फ यूज के लिए होता है, कंप्यूटर स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क का यूज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है आजकल। ठीक है, और पहले KB, TB, MB, TB से ऊपर, ठीक है, काफ़ी हेक्साबाइट, टेराबाइट, काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। ओके, तो टेराबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मोस्टली अब जो यूज में आ रहा है, पहले आपको मिलता था गीगा के लिए, ठीक है, गीगा में मिलता था, अब आपको TB में नॉर्मली आपको स्टोरेज मिलने लगा है। ओके, क्योंकि आज हमारे पास मटेरियल इतना हो गया, हमारे पास डेटा रखने के लिए, सेव करने के लिए, तो हमें TB की नीड होती है। पहले कंप्यूटर की जो रैम आती थी, सॉरी मोबाइल की जो रैम आती थी, 1 GB 1 MB, सॉरी 1 GB 2 GB 8 GB की रोम आने लगी है, और रोम का तो पूछो मत, 526 यानी कितनी रैम आजकल आने लगी है। तो ये सब किस वजह से हुआ? लगातार चेंजेस की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, और लगातार उसकी नीड को देखते हुए आज हमारे पास इतना सारा डेटा है। आज मेरे ही मोबाइल में कम से कम कितने ही हजारों फोटो पड़े होंगे। ठीक है, तो ये सब नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। पहले इतना जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैग्नेटिक ड्रम का जो यूज़ होता था वो किस लिए होता था? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर स्टोरेज के लिए। इनपुट के लिए किसका यूज होता था? ठीक है, पंच कार्ड का यूज होता था, है ना, पंच कार्ड का। तो कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी के लिए किसके होता था? मैग्नेटिक ड्रम। आपको लग रहा है कि सर ये मैग्नेटिक ड्रम तो बहुत बड़ा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले के जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े होते थे आकार में। ठीक है, तो बस यही है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। तो बस आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास में कंप्यूटर हिस्ट्री की जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं बात करूँगा
सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि फिफ्थ जनरेशन तक करा के आपकी कंप्यूटर हिस्ट्री फंडामेंटल का एक पार्ट खत्म कर दूं कंप्यूटर हिस्ट्री का। आई होप आज सारी इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट जनरेशन को लेकर मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको डीप में पढ़ाता चलूंगा। जहां मुझे लगेगा कि आपको गहराई में गोता लगवाना है, वहां गहराई में गोता लगाएंगे। जहां मुझे लगता है कि आपको ऊपर ऊपर से निकाल देना है, वहां ऊपर ऊपर से लेके चलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।